बिग पल्स के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा पे। भारत में शिक्षा तो 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त है, लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। स्कूल फीस स्कूल तय कर रहा है, ड्रेस स्कूल तय कर रहा है, कापी किताब स्कूल तय कर रहा है। इसको लेके समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ है। लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पे खर्च कर देते हैं, अपने बच्चों पे, अपने नौनिहालों पे। इसके क्या उपाय हैं, जबकि जिनको प्राइवेट की मान्यताएं मिलती हैं उसमें ये शर्त भी होती है कि 25% गरीब और वंचित छात्रों का एडमिशन होगा विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालयों में। लेकिन आज तक कोई ये स्कीम लागू नहीं हो पाई और आज भी बड़ी आबादी शिक्षा से वंचित है। हमारे सामने है डॉक्टर चतुरानंद ओझा, समान शिक्षा आंदोलन के नेता हैं। मैं इनसे इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या क्या शर्तें और सरकार क्या कर रही है। सर, हो क्या रहा है इसमें? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कुछ भी अच्छा करने की स्थिति में नहीं है। आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई और उसके बाद या उसके पहले से भी उसका विरोध चल रहा था। तमाम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ नया होगा तो अच्छा होगा। अमूमन लोगों को उम्मीद होती है कुछ नया होगा तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नया हुआ जिसके बारे में कहा गया कि शिक्षा से बहिष्करण की नीति है, शिक्षा से बाहर करने के लिए बनाई गई है कि अधिकांश जनता को शिक्षा से बेदखल कर दिया जाए और प्राइवेट शिक्षा को, प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति आज से 10 साल पहले थी उससे बहुत खराब स्थिति होती चली गई। यानी आज कहा जाए कि जब से नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसके बाद तेज़ी से जो सरकारी मान्यता प्राप्त जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालय रहे हैं वो तो लगभग सारे ही बंद हो गए हैं। और जो प्राइमरी स्कूल सिर्फ एडमिशन हो रहा है, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं। नहीं, जो एडेड कॉलेज थे उनकी स्थिति तो खराब है, लेकिन वो चल रहे हैं, अध्यापक उसमें आ रहे हैं। लेकिन जो एडेड नहीं हैं और जो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय थे, जिनके लिए लोग कहते थे कि ऐड पर आएगा और उसके मैनेजर्स लोगों से पैसे लेते थे और अध्यापकों की भर्ती कहते थे कि अब हमारे यहाँ नियुक्ति होने वाली है और हमारा ऐड पर आ जाएगा, वो सारे विद्यालय लगभग बंद हो गए। आसपास आप देख रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल इतने बड़े मात्रा में खुले हैं और सारे सरकारी स्कूलों के पैरेलल उसके आसपास सटे सटे विद्यालयों को मान्यता दी गई है, दीवार से सटा करके मान्यता दी गई है। आप आसपास देख रहे हैं, एकदम आप ये देख रहे हैं कि यहाँ सामने एक सरकारी हाई स्कूल है। 3-4 और इसके पहले देखिए यहाँ एक दिखाई एक हाई स्कूल चल रहा है, यहाँ एक इंटर कॉलेज तक चल रहा है प्राइवेट में, जहाँ ना तो कोई फील्ड है ना तो कोई सुविधा है, और ये हर जगह यही स्थिति बनी हुई। तो आज स्थिति यह हो गई है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति ये हो गई है कि उसको सरकार ने इतना ख़राब कर दिया है और उसके पैरेलल प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे करके कि वो जो है अब जनता के सामने विकल्प ही नहीं बचा है कि वो सरकारी विद्यालयों में जाए। तो सवाल हम ये कर रहे हैं कि जो प्राइवेट 14 साल तक के बच्चों की जो मुफ्त शिक्षा का मामला है, वो प्राइवेट विद्यालयों में इतना ज़्यादा जनता का शोषण हो रहा है। ड्रेस के नाम पे ये टिफ़िन बॉक्स हमारा, आप किताब हमारी लेंगे, आप कॉपी प्रिंटेड लेंगे, आप बैग हमारा लेंगे, आप जूता हमारा लेंगे, आप हमारा मोजा लेंगे। सब कुछ वो तय कर रहा है कि एक आम आदमी कैसे निजात पाए इससे। ये सवाल मेरा ये है। देखिए, जिस तरह से फैक्ट्रियों में आज आंदोलन चल रहा है और मजदूर सड़कों पर उतर आया है आज मजबूर होकर के, क्योंकि पिछले 10 सालों से उसके वेतन में कोई रिवीजन नहीं हुआ और इतना कम वेतन उसको मिलता है जितने में कोई जी नहीं सकता, एकदम नहीं सकता। बड़ी खराब स्थिति है। अब उसके बाद वही स्थिति आज के इन स्कूलों की भी है जी। इन स्कूलों में ये भी उस फैक्ट्री की तरह ही चल रहे हैं एकदम। और यहाँ जो जिसके पास भी बहुत मुश्किल से पैसे आ रहे हैं, जो विदेश में कहीं जा रहा है या छोटे पैमाने पर जा रहा है, कुछ कर विदेश या बम्बई दिल्ली में जा करके 11,000 रुपये पर काम कर रहा है, उसके बच्चे भी इसमें मजबूरी से जब फंस जाते हैं तो उनको मतलब सब कुछ बेच के अपना दूध काट करके, दूध नहीं मिलता है लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, कुपोषण के शिकार हैं और कुपोषण के शिकार हैं। मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया और देखा कि एक लड़का आया था, टाई पहन के बेहोश होकर गिर पड़ा वो। मैं उठाया गया, कहा कि क्या हुआ तुमको? तो पता चला कि खा के नहीं आए हैं घर से। हुआ कि घर पे कौन है? बताया कि कोई नहीं है, मैं अकेले था, मम्मी काम करने चली गई थी कहीं और मैं अकेले आया हूँ, खाने को नहीं था। और वो एक महंगे प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन ले लिया था, टाई लगा कर आया था।
तो आज आप देखेंगे कि इन प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास और संपन्न वर्ग के बच्चे जा रहे हैं। जो भी चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें, पढ़ाई का एकमात्र विकल्प उसको छोड़ दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय तो ध्वस्त हो गया है, ध्वस्त हो गया है। और यहाँ लूट का एक ऐसा तंत्र है जो फैक्ट्रियों में है दिल्ली के, जो वहाँ के नेताओं और वहाँ के पूंजीपतियों का जो शोषण है, वही तंत्र यहाँ भी काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और यहाँ इतनी खराब स्थिति है इन विद्यालयों में काम करने वाले लोगों की कि यहाँ के अध्यापकों का वेतन 4,000 से लेकर 8,000 रुपये तक है। हाँ। और यहाँ हर लड़के से जो वसूली है, दिहाड़ी मजदूर उससे ज़्यादा पा रहा है। दिहाड़ी मजदूर उससे बहुत ज़्यादा पा रहा है। और जो लोग ये मानदेय पर हैं या प्राइवेट स्कूलों में हैं, उनको सफाई दफाई से भी रहना है। और उनका कंपटीशन है कि सामने एक आदमी जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, जो अपने बच्चे को भी खुद नहीं पढ़ाता है, उसको 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है, लेकिन वो भी वहीं पढ़ा रहा है, तो कंपटीशन करना है। और हम तो उसके, और आपके स्कूल में पढ़ा रहा है, आपके स्कूल में कपड़ा साफ होना चाहिए, समय से नहाना धोना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, जाएंगे आप तभी आपको उस बाजार में एंट्री मिलेगी। अच्छा, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता। नहीं मिलता। अच्छा, और हम ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि सरकार भी शिक्षा को उपेक्षित कर दी है। मान लीजिए पूरे भारत सरकार के पूरे बजट का 2.5% रुपया, जीडीपी का 2.5% रुपया ही शिक्षा पे खर्च करना है, जबकि 2020 में लोग प्रस्ताव लाए थे कि हम 6% इस शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाएंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूटों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी शिक्षा को मारा जा रहा है? इस लूट में सरकार भी शामिल है। देखिए, ये पूरा सरकारी मशीनरी, निजीकरण की नीतियाँ जब से लागू हुई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की, तब से प्राइवेट प्राइमरी स्कूल को नष्ट करने की कोशिश शुरू हुई। एकल विद्यालय शुरू किए गए और उस पर मानदेय पर और इस तरह से पैरा टीचर्स रखे गए, कम से कम पैसे पर, कम से कम 2 कमरे में, और एक ही अध्यापक पढ़ा लेगा, इस तरह का माहौल बनाया गया। और उसके पहले प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया गया और आज वह चरम पर पहुँच चुका है। आज वह फल फूल रहा है। प्राइवेट स्कूलों के लिए इन्होंने जितना बजट आपने कहा कि 2.5 से 3% के 2.5-3% के आसपास जो बजट आ रहा है, उस बजट का भी अधिकांश पैसा प्राइवेट स्कूलों को दिया जा रहा है। या जो बजट आ रहा है सांसद और विधायक निधि का, उसमें भी उसका पैसा भी प्राइवेट स्कूलों को दिया जा रहा है। उससे सरकारी स्कूलों में कोई काम होता आप कभी नहीं पाएंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि जितना है बड़े कमीशनखोरी का मामला है। उसमें जो है प्रतिकूल शिक्षा नीति आई है, इसमें इन्होंने कहा है कि जितना ये सरकारी विश्वविद्यालय को देंगे उतना। अच्छा, हाँ, ये नियम आया है इनका। संरक्षण प्राप्त है और उसमें सरकारी विद्यालय हैं किए जाते हैं और उनकी ढेर सारी जा रहा है। फिर से परीक्षा दीजिए, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। आज तक शिक्षकों की ऑनलाइन लिस्ट करके ही देते हैं मान्यता, लेकिन जांच नहीं की जाती है उसकी। जैसे किसी है, इसकी जानकारी किसी को नहीं देते हैं कि इतने लोग पढ़ाते हैं, वो नाम नहीं कि अभी ये जो शिक्षा माफियाओं के बड़े नेता हैं, योगी और मेडिकल कॉलेज से लेकर और प्राइवेट ढेर सारे संस्थान हैं और के बड़े विद्यालय जितने हैं सब रसूखदारों के ही हैं। तो किसी नेता का है, किसी विधायक का है, तो विद्यालय तो सारे कारपोरेट और बड़े लोगों के संभव नहीं हो पा रही है। इनके होते हुए ये स्थिति बनी हुई है कि इन डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाने वाले लोगों का आज तक लिस्टिंग नहीं हुई है कि इन्होंने एक बात घोषित की थी, ये जो शिक्षा माफियाओं के नेता मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बस नियम कानून लागू नहीं करवा पाते हैं, बस चीख चिल्ला करके और डरा करके इस देश में शासन करना प्रदेश में चाह रहे हैं। इनकी स्थिति यह है कि आज तक लिस्टिंग नहीं करा पाए हैं। एक अभी इन्होंने बहुत लोक लुभावन सा एक बयान दिया और हमारे अखबार के लोगों ने और मीडिया के लोगों ने बहुत छापा और लोगों ने बड़ी सराहना की इनकी। इन्होंने कहा कि सारे प्राइवेट उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगे और उनका हम उनके लिए कुछ आयुष्मान कार्ड जैसा कुछ सुविधा देंगे। अब हुआ कि ये सारे शिक्षक होते कौन हैं? तो इसके लिए जो लिस्ट मांगी गई, मैं आपको बताऊं कि विश्वविद्यालय में जो कॉलेजों से लिस्ट मांगी गई उसमें नाम नहीं मांगा गया शिक्षकों का।
उसमें मांगा गया कि कितनी संख्या है आप में शिक्षकों की। प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षक नहीं है, और छात्रों की संख्या बड़ी है, जहाँ नकल करा के परीक्षाएं कराई जाती हैं, और कोई उसकी आज तक, जब से वह स्थापित हुए तब से लेकर के आज तक के उनकी मॉनिटरिंग नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है कि कौन यहाँ पढ़ाता है। तो नाम दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि नाम है ही नहीं, कोई पढ़ाने वाला वहाँ नहीं है। 7 पढ़ाते हैं, 8 पढ़ाते हैं, 10 पढ़ाते हैं, तो संख्या के आधार पर तो किसी को नियुक्ति में, किसी को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा मिलेगी नहीं। जिसको आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी लिस्टिंग नहीं, और वो शिक्षकों की सूचना तक ऑनलाइन नहीं है, आप आज नहीं करा पाए हैं आज तक, और उनको आप झूठ में कहते हैं। आज तक पता कर लीजिए, एक भी शिक्षक जिसको स्वास्थ्य सुविधा मिली हो, और मैं बता रहा हूँ कि 95% प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, तक इन्होंने नहीं यूनिवर्सिटी में जाके जमा कराया है। संख्या बताते हैं। अब मैं बता, और छात्रों की संख्या बहुत है। उच्च शिक्षा में तो उच्च शिक्षा में और भी खराब प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नहीं है। ये दोनों जब से आए हैं, ये मजदूरों चीजों में काम करने वाले, आज भी आप देखिए 250 थी, 253 हो गई है। 3 रुपये बढ़ाए। तो मजदूरों और किसानों के लिए तो ये दायित्व हैं। जैसे कहा जाए कि इनकी सारी जो योजनाएं आती हैं वो ठेकेदार कल्याण योजनाएं होती हैं। जितने इनके पोस्टर बैनर दिखाई देते हैं वो ठेकेदारों को, तो आज वेलफेयर के नाम पे भी लूट है। और आज सबसे बड़ी लूट यहाँ जो प्राइवेट स्कूल हैं, यह जो लोग परिश्रम से कमाई करके ला रहे हैं, उनके उस परिश्रम की कमाई को वह लूट ले रहे हैं। वो अस्पताल लूट रहे हैं इनके, और इनके स्कूल लूट रहे हैं। और इनका राष्ट्रीयकरण जब तक नहीं होगा, और शिक्षा और चिकित्सा को पूरी तरह फ्री जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक हम इस देश के किसानों और मजदूरों का भला तो कर ही नहीं सकते, इस देश का भला नहीं कर सकते हैं, और इस देश में कोई मानवीय और सामाजिक नैतिक मूल्य पैदा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कोठारी आयोग ने 1966 में अपने रिपोर्ट में कहा था कि किसी भी देश में एक